नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस की। और मैं बताना चाहूँगा कि आपको बहुत ही जल्द करेंट अफेयर के क्वेश्चंस की वीडियो मिलने वाली है। शायद हो सकता है कि 2 से 3 दिन में, क्योंकि उन पर काम चल रहा है। और मैं 1 से 2 वीडियो में आपका मई से और अगस्त तक की जितने भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे उनको मैं कवर करा दूंगा। दोस्तों, सामान्य ज्ञान की टॉप 20 क्वेश्चंस यहाँ पर हम देख लेते हैं बिना समय गंवाए हुए। और पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि कौन सा भारतीय नेता लोकमान्य के रूप में लोकप्रिय था, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कौन सा राष्ट्रीय नेता लोकमान्य के रूप में लोकप्रिय था। यानी कि लोकमान्य किसको कहा जाता था? चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और सुरेंद्र बनर्जी। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ऐसा कौन सा राष्ट्रीय नेता था जो लोकमान्य के रूप में लोकप्रिय था? तो आप कहोगे सर ये थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। जो बी ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, अकबरुद्दीन या अकबर द्वितीय? अंतिम मुगल शासक कौन था? कमेंट करते जाइए और बताते भी जाइए। तो ये आपके थे दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय। आपका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, और विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? या हम कह सकते हैं जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन पावर। तो उसकी इकाई पूछी जा रही है कैलोरी, फैराडे, वाट और या इनमें से कोई नहीं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? कैलोरी, फैराडे, वाट या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत शक्ति की जो इकाई है उसको हम मापते हैं वाट से, और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने देख लीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, यानी कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जल्दी से बताइए। तो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो हमारा राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है वो कौन बुलाएगा? तो वो भी आपका राष्ट्रपति ही बुलाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कुछ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एग्जाम ट्रिकी 2.0 को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भारतीय संविधान से लिया गया क्वेश्चन, और कह रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लेख आर्टिकल 12 से 35 किस रूप में जाना जाता है? यानी कि आर्टिकल 12 से जो 35 है वो किस रूप में जाना जाता है? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मौलिक कर्तव्य? तो दोस्तों आर्टिकल आपका 12 से जो 35 है वो आपका जाना जाता है मौलिक अधिकार के रूप में। 12 से 35 जो आपका है मौलिक अधिकार। और अगर आपसे पूछ दे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो आप बताओगे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA से लिए गए। और
कहा जाए कि मौलिक अधिकार कितने, तो आप बताओगे 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे, अब 6 हो गए। 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या 6 कर दी गई। कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया यहाँ से, तो दोस्तों आप लोगों को ये कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर कह दिया जाए कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, कमेंट में बताइए, संविधान की आत्मा किसको कहते हैं। क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आता है, संविधान की आत्मा पूछ लेता है, और संविधान की अगर आत्मा पूछेगा तो आप कहोगे सर संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना को कहते हैं। संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना को कहते हैं। हम भारत के लोग, ये जो आपका पूरा जाता है लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने, ये सब जाता है आपका प्रस्तावना। तो संविधान की आत्मा, तो उसको हम कहेंगे प्रस्तावना को। अगर हम यहीं पर बात कर लें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आर्टिकल आपके आ जाएंगे। आर्टिकल में आपका जो 36 से 51 का आर्टिकल होगा, आर्टिकल 36 से 51, तो वो हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आपके लिए गए हैं आयरलैंड से, वो आपके लिए गए आयरलैंड से। तो दोस्तों इतने क्वेश्चंस आपको बता दिए गए। अनुच्छेद 12 से 35, तो आपको हो गया मौलिक अधिकार, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दोस्तों कंपास नहीं होगा, यहाँ पर होगा पंपास। पंपास होगा। पंपास चारागाह कहाँ पाया जाता है, या पंपास चारागाह मैदान कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, साइबेरिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या भारत। पंपास मैदान जो है, चारागाह मैदान, वो कहाँ पाया जाता है, तो आपको हो गए सर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई। इंडिया विंस फ्रीडम आपके सामने ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल या अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम की बात हो रही दोस्तों। इंडिया विंस फ्रीडम जो थी वो आपके अबुल कलाम आज़ाद के साथ में जाएगी। आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हवा की गति किससे मापी जाती है। हवा की गति किससे मापी जाती है। हवा की गति किससे मापी जाती है, एनीमोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर। तो दोस्तों एनीमोमीटर जो है उससे हवा की गति मापी जाती है, एनीमोमीटर से। ए ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात कर लें थोड़ा लैक्टोमीटर की, अगर हम बात कर लें लैक्टोमीटर की बात कर लें, तो लैक्टोमीटर जो है वो आपकी दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो आपको होगे सर ये आपका लैक्टोमीटर से हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर दूध की शुद्धता के लिए था, और ए ऑप्शन आपका हवा की गति के लिए जो मीटर होता है वो एनीमोमीटर होता है। हवा की गति किससे मापी जाती है, तो एनीमोमीटर से मापी जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही था। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। CR दास यानी कि चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अजमल खान, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों स्वराज पार्टी की जो स्थापना थी वो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ए ऑप्शन जो है आप सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला प्रणाली कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला प्रणाली है आपकी कौन सी, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। अरावली, काराकोरम, विंध्य या पश्चिमी घाट। तो दोस्तों भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला प्रणाली जो है वो आपकी अरावली पर्वतमाला प्रणाली है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राजस्थान की बात कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो किस राज्य का हिस्सा नहीं है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है, और आपके उत्तराखंड में भी है, सिक्किम में भी है और हिमाचल प्रदेश में भी है। तो नहीं है पूछा गया है, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।
नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऐसी नृत्य शैली जिसका उद्गम कहाँ हुआ, पूर्वी भारत में, जिसका उद्गम कहाँ हुआ, पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में ऐसी नृत्य शैली हमको बतानी है जो पूर्वी भारत में है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी या मणिपुरी। तो दोस्तों पूर्वी भारत की अगर बात की जाएगी तो भारत का अगर ये हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, ये हिस्सा, ये ऐसे अपना भारत बना लीजिएगा तो आपको जो ये हिस्सा देखने को मिलेगा, कटा हुआ हिस्सा, तो ये आपको मिलेगा मणिपुरी का, यानी कि मणिपुर का। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बाकी ये जो सभी हैं ये पूर्व में नहीं हैं। आपका अगर हम थोड़ा बात कर लें भरतनाट्यम की, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। और अगर हम यहाँ पर थोड़ा बात कर लेते हैं इन सभी की, क्योंकि आपसे पेपर में इन सभी से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो अगर आप बात कर लें भरतनाट्यम की तो आप कहोगे सर भरतनाट्यम की बात आएगी तो ये आएगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु। अगर कथकली की बात कर ले तो कहोगे सर कथकली जो है वो बात करता है केरल की। अगर हम कुचिपुड़ी की बात कर लें तो कुचिपुड़ी आपका आ जाएगा, कच्ची पुड़ी करके मैंने बताया था, तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और जो पूर्वी भारत में पाया जाएगा आपका वो मणिपुरी, जो मणिपुर में कौन सा नृत्य शैली है, मणिपुरी, तो वो आपका पूर्वी भारत में हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही था। बाकी इन सभी के बारे में आपने जान लिया और बहुत बार ये पेपर में पूछे गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब जब कीजिएगा उसके बाद में एक बेल आइकन पास में मिल जाएगा आपको, उसमें आपको ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लेना है, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर के लाल रक्त कण का निर्माण, यानी कि बात कर रहा है आरबीसी की, आरबीसी की बात कर रहा है। तो दोस्तों लाल रक्त कण का जो निर्माण है वो होगा अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होगा। और लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है, अगर बात कर ले कि जीवन काल की, जीवन काल कितना होता है, तो कहोगे 120 दिन होता है, 120 दिन होता है। और अगर यहीं पर कह दे कि लाल रक्त कण जो जिसका हम इसको कहते हैं कब्र, तो दोस्तों ये कब्र कही जाएगी प्लीहा। समझ में आ गया? आगे हम बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14 पर। यहाँ पर दोस्तों संविधान के किस भाग में, संविधान के किस भाग में, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, ये यहाँ पर होगा अस्थायी, अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है, उपबंधों का प्रावधान है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? भाग 18, भाग 19, भाग 21 और भाग 22। तो दोस्तों यहाँ पर आपका भाग 21 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंधों का जो प्रावधान है वो भाग 21 में है। एक आंसर आपको अभी बताना है तुरंत। नागरिकता का वर्णन, भारत में नागरिक जो भारतीय संविधान है उसमें नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? ये आपको कमेंट करके बताना है तुरंत। नागरिकता का वर्णन किस भाग में है, तुरंत कमेंट कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी या शाहजहां? दोस्तों आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आप कहोगे आगरा शहर को किसने बसाया था, तो बात होगी दोस्तों सिकंदर लोदी ने का बसाया था। तो आप कहोगे जी बिल्कुल, आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था और ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने दिया गया, किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? बात हो रही है दोस्तों जापान के मैनचेस्टर की। क्या ओसाका को कहा जाता है, टोक्यो को कहा जाता है, नागासाकी को कहा जाता है या योकोहामा को कहा जाता है? योकोहामा होगा, योकोहामा होगा आपका। जो जापान का मैनचेस्टर है वो कहा जाएगा ओसाका को,
ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर जापान की राजधानी की बात कर ले तो टोक्यो क्या है? टोक्यो क्या है? तो टोक्यो है जापान की राजधानी। क्या है? टोक्यो। आगे हम अगर बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों पंतनगर, देहरादून, लखनऊ, इज्जतनगर। पंतनगर, देहरादून, लखनऊ, इज्जतनगर। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप सभी तो कहेंगे सर ये है आपका इज्जतनगर में। कहाँ है? इज्जतनगर में है। और इसी के साथ में आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इज्जतनगर बात होती है बरेली की, और जब बरेली की बात होगी तो दोस्तों कहोगे सर सुरमा नगरी हम किसको कहते हैं? बरेली को कहते हैं सुरमा नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों बहुत ही सबसे सरल क्वेश्चन इस वीडियो का कह सकते हो। सबसे सरल क्वेश्चन इस वीडियो का, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में तुरंत। तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर बात कर ली जाए तो हो जाएगा आपका बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आप बताओगे यानीमीड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि बृहस्पति का ही है। तो दोस्तों ये आपका ए ऑप्शन के साथ में आपका सबसे बड़ा ग्रह तो आपको हो गया बृहस्पति। कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दीजिए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। अगर बड़ा पूछ सकता है तो दोस्तों सबसे छोटा भी पूछ सकता है। कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए क्या दोस्तों बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। और अगर बुध सबसे छोटा ग्रह है तो क्या 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है? और सबसे पास ग्रह क्या बुध ही है? तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बुध सूर्य के सबसे पास ग्रह, सबसे छोटा ग्रह क्या बुध है? आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। और क्या 88 दिन में बुध सूर्य की परिक्रमा कर लेता है? ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, हाँ या ना। दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? तो बात होगी 1988। जिसका नेतृत्व कब किसने किया? बारदोली सत्याग्रह कब हुआ आपका? तो आपको हो गया 1988 में। और जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा, या उपरोक्त सभी? दोस्तों बारदोली सत्याग्रह की बात हो रही है। दोस्तों बारदोली सत्याग्रह जो था वो उसका नेतृत्व जो था वो वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। टमाटर उत्पादन, मांस उत्पादन, झींगा उत्पादन, या खाद्यान्न उत्पादन। तो दोस्तों जो आपकी गुलाबी क्रांति है वो आपकी झींगा उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति। और अगर हम बात कर लें कि लाल क्रांति अगर पूछ दे कभी पेपर में तो कहोगे सर टमाटर से संबंधित है। तो दोस्तों मांस उत्पादन जो है वो किस क्रांति से संबंधित है? क्या वो भी लाल क्रांति से संबंधित है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और ये आपको तुरंत बताना है, देशांतरों की संख्या कितनी है? कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए देशांतरों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों देशांतरों की संख्या है आपकी 360। कितनी है? 360। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर पूछ दे कि अक्षांशों की संख्या कितनी है तो बताओगे अक्षांशों की जो संख्या है वो 181। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अक्षांशों की संख्या अगर पूछ देता और अगर देशांतरों की संख्या पूछ देता तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाता। तो यहाँ पर पूछ रहा है देशांतरों की संख्या, तो आपको बताना है 360, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का आपका वीडियो ज़रूर बताइएगा। और जितने भी हमारे भाई बहन हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, नए प्रश्नों के साथ में। ऑल इंडिया एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। धन्यवाद।